अभी आप करेंगे डेरिवेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ बोर थ्योरी। ये टॉपिक करेंगे। मैं बोर्स थ्योरी के बारे में पहले बता चुका हूं। बोर्स थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी क्या है, उस चीज को आप देखेंगे। बोर्स थ्योरी में बोर्स थ्योरी में सबसे जो पहला पार्ट आना है वो कुछ ऐसा आना है। पहला, पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स, मोमेंटम, इसके बारे में कोई कोई पॉइंट है जिस चीज़ को हम कवर करेंगे। पहला इन्होंने बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, सपोज कीजिए कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन के सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो यहां पे होगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या मतलब है, इस चीज को समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर होता है। इसी चीज को हमें यूज करना है। इसमें Q1 होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज और दूसरा जो Q2 होगा वो चार्ज ऑन प्रोटॉन होगा। तो मैं अगर इस चीज को आगे जाके आपको समझाऊं तो कुछ ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे k की वैल्यू, जिसको आप 1/4 पाई एप्सिलम नॉट लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे Jd है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर है। आप तेजी से इसको लिखते जाएंगे क्योंकि मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। इतना पॉइंट लिख लिया आप? जी सर, लिख लिया। लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज। एक मिनट, लास्ट वाला लिख रहा हूँ, एक मिनट बस सर। ये रेड वाला लिख रहा था, लिख लिया सर। सेकंड में बोर्स थ्योरी ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो nh/2 होता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू nh/2 होता है। nh/2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। h प्लैंक्स कांस्टेंट है इसमें। प्लैंक्स कांस्टेंट है। एंड थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स एनर्जी होता है। अगर ये हायर से लोअर एनर्जी में, अगर हायर से लोअर एनर्जी में मूव करता सर है, शायद म्यूट हो गए। अगर ये हायर से लोअर एनर्जी में मूव करता है तो E2 माइनस E1 इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू H न्यू हो जाता है, जिसको आप Hc बाई लेमडा कहेंगे। ये थर्ड लॉ है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि मैंने यहाँ पे ये जो मैंने इक्वेशन बना रहे हैं, जैसे कि पहला हमने यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कंक्लूजन है बोर्स के फर्स्ट लॉ का। सेकंड में एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh/2 पाई, ये इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम को हम mvr कहते हैं, तो इसको आप यहाँ लिख देंगे mvr इक्वल टू nh/2 पाई। ये कंक्लूजन है आपके सेकंड का।
एंड थर्ड में क्या लिखा है, E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लेमडा कहेंगे। ये थर्ड का कंक्लूजन है। अब इसी तीनों के बेसिस पे हम डेरिवेशन करेंगे। तो आप क्या करना कि ये इन चीज़ों को नोट कर लो। और अभी मैं आपको बोर्स के पोस्टुलेट्स या बोर्स थ्योरी को एनसीईआरटी बुक में है उस चीज़ को समझाता हूँ। मैंने बताया था 3 पोस्टुलेट्स एनसीईआरटी में इसके हैं, वो 3 पोस्टुलेट्स को ही आप यहाँ पे देखेंगे। पहला पोस्टुलेट यहाँ पे ये है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। कहता है एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के सर्टेन ऑर्बिट में रेडिएट मूव करता है विदाउट इमिटिंग एनर्जी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू postulates each atom has certain definite stable atom in which it can exist. Each possible state has a definite total energy. These are called stationary state of the atom. एटम का स्टेशनरी स्टेट इसको बोलते हैं, डेफिनेट एनर्जी होता है, एक ऑर्बिट में मूव करता है। मैंने इसी चीज का कंक्लूजन क्या निकाला है जो आपको बताया है वो समझिए। मैंने बताया है कि अगर ये सब चीज होती है, स्टेशनरी ऑर्बिट है तो डिस्टेंस फिक्स है, तो मैंने इसी चीज में बेल कैलकुलेशन बताया कि k q1 q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये है, थोड़ा सा इस पर राइटिंग है ना वो जंप मार रहा है, तो ये चीज इसमें है। सेकेंड लॉ, बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या कहता है, दिस पोस्टुलेट्स states that electron revolve in certain nucleus only in those orbits which angular momentum some integral multiple of h by 2 pi। angular momentum यहाँ पे L है, L इक्वल टू NH by 2 pi, जिसको आप लिखेंगे mvr इक्वल टू NH by 2 pi। मैंने इसको सेकेंड इक्वेशन बना दिया है, ये फर्स्ट बना दिया था और ये सेकेंड इक्वेशन मैंने बना दिया। फिर थर्ड लॉ यहाँ पे क्या कहता है वो देखिए। थर्ड लॉ कहता है, जो प्लैंक्स और आइंस्टाइन को मिला के है, एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर ऑफ लो एनर्जी। क्या कहा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो सकता है। व्हेन इट डज सो, अगर ऐसा होता है, फोटोन इज इमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। क्या कहा, इनिशियल और फाइनल स्टेट में जो एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी रेडिएट होगा। जैसा कि मैंने बताया कि फाइनल एनर्जी से इनिशियल में, फाइनल से इनिशियल में ज्यादा से कम वाले में एनर्जी रेडिएट होगा। जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एच न्यू इक्वल टू ई आई माइनस ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, एच न्यू, जिसको मैंने E2 माइनस E1 आपको लिखा है यहाँ पे, E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू को मैंने एच सी बाई लेमडा भी लिखा है, तो मैंने इसको इक्वेशन थर्ड बना दिया है। अब इसी चीज को आगे हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास आगे कैलकुलेशन होगा। इट इज क्लियर? यस सर। ठीक है, ये चीजें रिपीट हो गई आपको एनसीईआरटी बुक से मैंने बताया, और उसी चीज को आगे मैं कैलकुलेशन करूंगा। यहाँ पे भी पीछे कैलकुलेशन किया हुआ है, बट वो कैलकुलेशन हम खुद से आगे करते हैं। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन को आगे देखते हैं। तो आपके पास 3 इक्वेशन है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो मैं हिंट देता हूँ उस हिंट को आप करेंगे। अपना कॉपी रजिस्टर निकाल के रखिए, कैलकुलेशन आपको खुद करना है, ज़्यादा ध्यान रखिएगा। सबसे पहला इक्वेशन मैंने बताया था कि ZE जो सेंटर पे चार्ज है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन है एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ये इक्वेशन हमारे पास सेकेंड है। अब करना क्या है, आपको इस चीज को पूरे ध्यान से समझिए क्या करना है। करना क्या है, इस 1 और 2 इक्वेशन का यूज करके, आर यहाँ पे रेडियस ऑफ ऑर्बिट है और वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वेलोसिटी की और रेडियस का इक्वेशन निकालना है। जब वेलोसिटी का इक्वेशन निकालेंगे
तो उसके अंदर रेडियस नहीं होना चाहिए, और रेडियस का इक्वेशन निकालेंगे तो उसके अंदर वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको सोचना है, ऐसे दिमाग लगाना है। अब मैं इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ूं, तो जैसे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन के बारे में ही सोचता हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहाँ पे आर स्क्वायर और आर में एक पावर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अगर मैं आर का इक्वेशन निकालूं तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट से मेरे पास कुछ ऐसा आर के लिए बन सकता है। वो कुछ बन सकता है के जेड ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर इक्वल टू आर, ऐसा इक्वेशन बन सकता है। और मैं ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाल दिया, और सेकेंड इक्वेशन से मैं यहाँ पे निकालूँ तो अगर मैं आर निकालना चाहूँगा तो आर इक्वल टू होगा यहाँ पे एन एन एच बाई एम वी इंटू 2 पाई। ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ हो गया। आप थर्ड और फोर्थ को इक्वेशन इक्वेट कर दिए, क्योंकि दोनों तो आर है तो वी निकालने में आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन ये कर देता हूँ फ्रॉम थर्ड फोर्थ से। थर्ड फोर्थ से मैं इक्वेशन को इक्वेट कर दूंगा क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा के के अरे क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर इक्वल टू आर को आर की जगह एन एच बाई एम वी 2 पाई कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एम से एम कैंसिल हो गया और वी से वी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें बनेगी वो क्या बनेगी, मुझे v निकालना था तो यहाँ से हम v निकाल सकते हैं। तो v इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई ऊपर 2 पाई, एक ऊपर भी जाएगा और ये v कैंसिल हो चुका है यहाँ पे। तो के जेड ई स्क्वायर 2 पाई ऊपर आ चुका है, नीचे आ जाएगा n और h। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया 5। यहाँ तक आप लिख चुके हैं। मुझे यहाँ पे रेडियस निकालना है, तो मैं रेडियस में किसी में भी इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में कहीं भी r की वैल्यू पुट करेंगे तो रेडियस निकल के आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे छोटा सा जगह है, उसी पे रेडियस में निकाल देता हूँ। मैं ऊपर में यहाँ पे रेडियस एक छोटी सी प्लेस में रेडियस निकाल रहा हूँ। जी सर। तो रेडियस का कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे ले लेते हैं, ऊपर का ले लेते हैं। रेडियस इक्वल टू जैसे कि हमने लिखना है एन एच बाई एम 2 पाई इंटू वी तो है ही हमारे पास। तो v की वैल्यू ऊपर मैं पुट कर देता हूँ। तो v की पहली वैल्यू हमारे पास पुट करना है। देखो यहाँ पे k है, इस k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर कर दिया हमने। फिर 2 पाई है उसके साथ, 2 पाई नीचे लिख देते हैं, 2 पाई। जेड है, जेड पुट कर दिए, ई स्क्वायर पुट कर दिए, और NH ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे NH है। इसमें से यहाँ पे 4 पाई में यहाँ पे 2 पाई और 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास ये वैल्यू बन रहा है वो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m z पाई ई स्क्वायर। ये वैल्यू बच रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है। अभी मैं इस चीज़ को बुक के साथ अभी NCERT बुक में पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ऊपर इन्होंने VN निकाला, ये सब निकाला है। तो चूंकि मैं खुद से निकाला हूँ तो इसके स्टेप को नहीं दिख रहा हूँ। रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे देखो,
आर इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर है, जबकि ऊपर यहाँ पे एन स्क्वायर था, एन स्क्वायर था, यहाँ पे एन की वैल्यू इनर मोस्ट ऑर्बिट के लिए 1 किया गया है, एन की वैल्यू दिख रहा है आपको, एन इज 1। सिमिलरली नीचे आर इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर है, जेड यहाँ पे 1 कर दिया गया, तो ये यहाँ पे ए जीरो है, दिस इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड बोर रेडियस, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। और इस पूरे वैल्यू को जब पुट करते हैं, जिसमें कि एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट पाई एम सभी कुछ पुट करने के बाद एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, मान लो कि अगर मुझे वैल्यू पुट करना है तो एच की वैल्यू मैं 6.63 10 की पावर माइनस 34 यूज़ करूंगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 10 की पावर माइनस 12 यूज़ करूंगा, और उसी फिर नीचे का जो वैल्यू है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करूंगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है 9.1 10 की पावर माइनस 31 के यूज करूंगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यूज कर लूंगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जो 1.6 10 की पावर माइनस 19 यूज करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सभी चीज़ को कैलकुलेशन करने के बाद, जो पावर वगैरह यूज करने के बाद, यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है 529, या आप ऐसे कहो इसकी वैल्यू आती है 0.529 एंगस्ट्रम जी, क्योंकि 10 की पावर यहाँ -11 है, तो ये डेसिमल को हटा के हम पावर 10 करते हैं, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 0.529 एंगस्ट्रम। तो इसी चीज़ को हम अपने उस बुक में ले जाते हैं, अपने जो डेरिवेशन हमने किया है। सर आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमने टोटल एनर्जी यहाँ पे लिख दिया, टोटल एनर्जी में यहाँ पे के की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करनी है। तो के की वैल्यू पुट करेंगे तो के की वैल्यू अब जैसा कि जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई 2 इंटू आर की वैल्यू यूज करनी है। आर की वैल्यू मैं पीछे वाले पेज से ले लूंगा अभी। तो मैं पीछे वाले पेज में देखता हूँ आर की वैल्यू क्या है। पीछे वाले पेज में जो आर की वैल्यू जो इन्होंने डायरेक्ट यूज किया है और मैंने लिखा है, दोनों में फर्क है। आर की वैल्यू ऐसे जो मैंने ये वाला गोल चक्कर में बताया है, ये आर की वैल्यू लिखा गया है, बट इसमें एन की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 1 है। जेड तो हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, लेकिन एन ऑर्बिट को शो करता है, इसीलिए एन की वैल्यू आगे में हम यूज करेंगे। तो टोटल यहाँ पे हमें यूज करना है आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई एम पाई ई स्क्वायर। दोबारा सुनेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई ई स्क्वायर, यही वैल्यू यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई ई स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम ई स्क्वायर यूज करेंगे। जेड यहाँ भी हम पीछे 1 कर दिए, यहाँ भी 1 कर देते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें जो कैंसिल हो सकता है उसको मैं यहाँ हटा देता हूँ, जैसे ये एम से एम पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, और ऊपर जो नीचे तो हमारे पास ये जो है ये 2 है, ऊपर जेड है, जेड तो 1 यूज़ कर देंगे। तो आगे जाके हम इसको लिखेंगे एम ई 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास यूज हो जाएगा माइनस में एम ई 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वैल्यू यूज हो जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू में ये हमारे पास टोटल एनर्जी का इक्वेशन आ गया, ये आपको नोट कर लेना है। देखिए इसको जो मैंने यहाँ लिखा है E2 माइनस E1 को लिखने की प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। इसको 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, 3 बार से कम नहीं, ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा अच्छा है, याद हो जाना चाहिए।
मैं आपको एनसीईआरटी बुक में इसी चीज़ को बताता हूँ। अगर ये पूरा आपको याद हो जाएगा तो ये चैप्टर बिल्कुल आसान लगेगा। 3 बार से कम प्रैक्टिस मत कीजिएगा। मैं आपको एनसीईआरटी बुक में ले चलता हूँ अभी।